अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और फिर मैंने आपको कहा था आपको इकोनॉमी करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। सो इकोनॉमी हम अलग से करेंगे, तो इसीलिए वो आप स्किप कर सकते हो। एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग अवर सिक्योरिटी। अब आप बोलेंगे सिक्योरिटी कहाँ पर है? इट इज़ अंडर योर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. So this particular topic in here is integrated theater commands. Integrated theater commands. Now ITC is actually a topic that has a great national significance. ठीक है? So it is a current event of great national importance. So that is why we'll be studying this integrated theater commands. क्या होता है? ठीक है? अब ये न्यूज में क्यों था रिसेंटली? क्योंकि बिपिन रावत जो हमारे अभी रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की रिसेंटली मीटिंग हुई थी वाइस चीफ्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज के साथ। यानी हमारे इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ, हमारा इंडियन आर्मी का वाइस चीफ और इंडियन नेवी का वाइस चीफ, जो इन सब के साथ मीटिंग करने गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है? और जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक मॉडल जो है वो बताया गया कि हम इस मॉडल को इंडिया में लाना चाहते हैं। और वो मॉडल क्या है? ये सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उस मॉडल का नाम है आईटीसी, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। पहले मैं आपको हल्के से एक इंट्रोडक्शन दे दूं आईटीसी का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आईटीसी क्या है भाई? आईटीसी सिंपली होता है, अब देखिए, अगर इंडिया हैज अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स, राइट। अब अफगानिस्तान जो हमारे साथ हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां करी, अब वो हमारे हाथ से जा रहा है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी जा चुका है, चाइना यहाँ से ऊपर पड़ा है। तो ऐसे सिनेरियो में व्हेन इंडिया इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर्स, ऐसी ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू बी कॉशियस अ लॉट, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। फाइन, कभी चाइना यहाँ से आ गया, यहाँ से पाकिस्तान आ गया, यहाँ से अफगानिस्तान ने एंट्री मार ली, नीचे से पानी है तो कहाँ जाएंगे? फाइन, ऐसे सिचुएशन में मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर डेवलप करना और कभी भी किसी की भी जरूरत हो सकती है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान में कुछ फायरिंग शुरू हो गई, बॉर्डर में कुछ टेंशन शुरू हो गया, तो इंडियन आर्मी वहां पे जाके काम कर सकती है। और यहाँ से साउथ चाइना सी में समझिए 2 सेकंड के लिए चाइना ने कुछ कर लिया तो इंडियन नेवी यहाँ से काम करेगी। ऊपर से किसी ने फॉर एग्जांपल ड्रोन अटैक किया तो इंडियन एयरफोर्स वहां पे काम करेगा। लेकिन कभी कभार हमें जो है तीनों सर्विसेज की एक साथ जरूरत पड़ती है, चाहे वो इंडियन आर्मी की बात करो, इंडियन नेवी की बात करो, इंडियन एयरफोर्स की बात करो। ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में हम तीनों का एक अमेलगमेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, जहां पर हम तीनों सर्विसेज को एक साथ इस्तेमाल कर सके। सपोज हमारे पास एक ही कमांडर के नीचे ये तीनों सर्विसेज हो, ताकि उसमें एक एफिशिएंसी हो, एक पूरा एक कमांड हो, एक थिएटर की तरह। यानी थिएटर किसको हम कहते हैं? जहां पर आपकी मल्टीपल सर्विसेज एक कमांडर के नीचे होती है। तो हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें एक सीक्वेंस बनाएंगे कि क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या होगा, किस हिसाब से चीजें होंगी इन केस अगर कोई मिसहैप होता है बॉर्डर पे। ठीक है? तो अगर पाकिस्तान के साथ कुछ हो रहा है तो हमारी नेवी वहां पर आके फॉर एग्जांपल, या फिर चाबहार पोर्ट से या फिर गवादार पोर्ट पे जाके कुछ डैमेज कॉज क्रिएट कर सके, वहां से इंडियन एयरफोर्स जाए, यहाँ से इंडियन आर्मी जाए। ऐसे सिचुएशन में हमें तीनों की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए तीनों की इंटीग्रेशन करना जरूरी है। फाइन, तो यही सिस्टम है हमारा। इस मीटिंग में इसी मॉडल को आगे रखा गया। करंट सिस्टम अभी क्या है इंडिया में? 1947 आजादी के बाद से इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो है ये अलग अलग सेपरेटली काम करते हैं। हालांकि इन तीनों में कोऑपरेशन तो होती है, पर कोई इंटीग्रेशन का सिस्टम नहीं है कि ये तीनों एक ही कमांडर के नीचे आएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो 47 के बाद से अभी तक ये सेपरेटली काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के अलग अलग मल्टीपल कमांड्स है, उनका अलग अलग अपना सिस्टम है। ये अलग अलग स्प्लिट है वर्टिकली, इनका अलग पूरा सिस्टम होता है। इंडियन आर्मी में पहले कौन आएगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इसमें वर्टिकल स्प्लिट्स होते हैं हर एक सर्विस में। ठीक है? और फिर इनके बीच में भी सेपरेशन है, नेवी अलग है, आर्मी अलग है, एयरफोर्स अलग है। तो उसमें जो है कॉपरेशन तो होती है पर इंटीग्रेशन हमें नहीं मिलती है। इंडिया में 17 मिलिट्री कमांड्स है, 17 मिलिट्री सिस्टम्स है हमारे इन 3 सर्विसेज के, जिसमें 7 कमांड्स आर्मी के हैं,
7 कमांड्स एयरफोर्स के है और 3 कमांड्स नेवी के है। ठीक है, तो ये 17 कमांड्स है, 17 मिलिट्री कमांड्स है हमारे इंडिया के डिफेंस सिस्टम में। ठीक है, अब इसकी वजह से अब क्योंकि आर्मी में अलग से कमांड्स है, एयरफोर्स में अलग से 7 कमांड्स है, नेवी में अलग से 3 कमांड्स है, इसकी वजह से जो हमारे एफर्ट्स है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाता है, बार बार सेम चीज करने के लिए आपको डिफरेंट कमांड्स देने पड़ते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सिस्टम हो। ठीक है, जिसमें हम तीनों को एक तरीके से इंटीग्रेट कर सके। फाइन, अब उसके लिए हमारे पास ये तो हो गए 17 मिलिट्री कमांड्स एयरफोर्स के वगैरह वगैरह। इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हमारे पास, न्यूक्लियर एसेट्स के लिए दो अलग से हमारे पास 2 यूनिफाइड कमांड्स भी है, जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड, और दूसरा है स्पेशल फोर्सेस कमांड फॉर न्यूक्लियर टेस्ट्स। ठीक है, तो ये स्पेशल फोर्सेस कमांड ही है जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स जिनके हाथ में होते हैं, और अंडमान एंड निकोबार कमांड आपकी अलग से एक यूनिफाइड कमांड है। ये हो गई टोटल 19 कमांड, और इसमें हमारी 4 ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशंस भी है। यानी इंडिया के पास ये तीनों सर्विसेज के लिए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के तीनों सर्विसेज के लिए, जिनको हम ट्राई सर्विस कहते हैं, इन तीनों सर्विसेज के लिए हमारे पास 4 इंस्टीट्यूशंस भी है। कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है? सबसे पहले है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी एंड आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। ठीक है, तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी एंड आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, ये है आपके 4 इंपॉर्टेंट ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो हमारा इंडिया का ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। अब क्या चीज बनाने की बात की जा रही है? मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था? मीटिंग में डिस्कस हुआ था एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का, जो एक यूनिफाइड कमांड होगी इन तीनों सर्विसेज की। ठीक है, और ये किसके अंदर होगा? एक सिंगल कमांडर के अंदर होगी ये तीनों सर्विसेज। फाइन, और इस कमांडर के पास ऐसा पावर होगा कि ये सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो एयरफोर्स से हो, आर्मी से हो या नेवी से हो। तो ये सीमलेसली सारे सर्विसेज को, सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। अब ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात इससे पहले भी प्रपोज की गई थी, जब करगिल वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ। उस समय से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली अलग अलग कमिटीज बनाई गई, जिन्होंने बार बार यही कहा कि इंडिया को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने चाहिए, जैसे कि बाकी की कंट्रीज में बनाए गए हैं। तो एक कमेटी बनी थी, करगिल रिव्यू कमेटी। क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में, करगिल रिव्यू कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? इट प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इन इंडिया। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई थी, डीबी शेकतकर कमेटी, और इस कमेटी ने भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने का प्रपोजल रखा था। और ये जो शेकतकर कमेटी है, इसने इंटीग्रेटेड कमांड्स, 3 कमांड्स बनाने की बात की थी, जो इंटीग्रेटेड है तीनों, जिसमें हम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को, तीनों को इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेटेड, सीमलेसली उसमें इंटीग्रेशन होगी। और लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड है कमांड है, इसको हम 3 अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करेंगे। 3 अलग अलग कमांड्स डेवलप होंगी। एक होगा इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में, यहाँ पर ये नॉर्दर्न कमांड होगी। ये चाइना के साथ हम बनाएंगे, चाइना के साथ, यानी चाइना के साथ जब हमारा कभी फेस ऑफ होगा, तो उसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास नॉर्दर्न कमांड होगी। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए हमारे पास यहाँ वेस्टर्न कमांड होगी अगेंस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और यहाँ साउदर्न रीजन से हमारे पास साउदर्न कमांड होगी, ये मैरीटाइम बॉर्डर्स पे। ठीक है, कोस्टल रीजन्स के लिए। ये 3 कमांड्स बनाने की बात किसने की थी? शेकतकर कमेटी ने। फाइन, फिर वैसा नहीं हो पाया, बट ये प्रपोजल रखा गया था फॉर क्रिएटिंग, इट रिकमेंडेड दैट वी शुड क्रिएट 3 इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम्स इन इंडिया। ठीक है, अभी जो करंट थिएटराइजेशन, जो करंट बात हो रही है, वो प्रपोजल क्या है, करंट मॉडल क्या है इंटीग्रेशन का? वो कहा जा रहा है कि हमें एटलीस्ट कम से कम 6 नए इंटीग्रेटेड कमांड्स बनाने चाहिए। एक नॉर्दर्न कमांड होगी, एक वेस्टर्न कमांड होगी। ये नॉर्दर्न कमांड पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ, वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान, ईस्टर्न कमांड आपका ईस्टर्न साइड, बांग्लादेश जो ईस्टर्न बॉर्डर है आपका। उसके बाद आपका एयर डिफेंस कमांड अलग से, मैरीटाइम थिएटर कमांड मैरीटाइम के लिए, और लॉजिस्टिक्स कमांड। ये 6 अलग इंटीग्रेटेड कमांड्स होंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होंगे, जिसमें हम इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड कमांड्स होंगी जिनको हमने अलग अलग लेवल पे डिप्लॉय कर रखा होगा। फाइन, अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है
कि इस मीटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने डिस्कस की, वो ये कि जब हम अपना ये प्रोसेस, अपना ये मॉडल शिफ्ट कर रहे होंगे, जब इंडिया में थिएटराइजेशन हो रही होगी, ठीक है, जब हम अपना पुराना सिस्टम चेंज करके एक नए सिस्टम की तरफ जा रहे होंगे, उस वक्त अगर अटैक हो गया किसी तरीके से तो इंडिया विल बी कॉट ऑफ गार्ड। इंडिया पर अटैक हो सकता है उसी समय जब हम ये ट्रांजिशन कर रहे थे फ्रॉम द ओल्डर सिस्टम टू द न्यूअर सिस्टम। जब ये ट्रांजिशन हो रहा होगा, क्या पता चाइना उसी वक्त अटैक कर ले और हमारे पास वहां पर कोई भी कमांड अथॉरिटी ना हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा कि हम इस पूरे ट्रांजिशन को इसमें एक एक एलिमेंट डाल देंगे। वो क्या होगा? फॉल बैक मैकेनिज्म। वो क्या होगा? फॉल बैक मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस फॉल बैक मैकेनिज्म? फॉल बैक मैकेनिज्म सिंपली होगा, जैसे ही आपका ट्रांजिशन हो रहा होगा और उसी वक्त अगर अटैक होगा तो हम उसी समय वी विल फॉल बैक टू आवर ओरिजिनल सिस्टम, वी विल फॉल बैक टू आवर प्रीवियस ट्रेडिशनल सिस्टम। तो जब हमारा ये ट्रांजिशन हो रहा होगा टू अ न्यू मॉडल, अगर उसी वक्त अटैक हो गया तो इंडिया अपने उस अटैक से बच सकता है, एज बिकॉज हम इमीडिएटली पुराने सिस्टम पर वापस आ जाएंगे। वी विल फॉल बैक टू द प्रीवियस मैकेनिज्म। तो ये था आपका फॉल बैक मैकेनिज्म, इन्होंने ये भी डिस्कस किया यहाँ पर। फाइन। तो इनका ये मानना है कि यहाँ पर हम जो इन तीनों में जो इंटीग्रेशन डेवलप करेंगे, इट विल बी रोल्ड आउट बाय 2023, यानी अगले के अगले साल। फाइन। तो इसमें आपको याद रखना है और किस कंट्री ने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाए हैं। लगभग 32 कंट्रीज ने पूरी दुनिया में ये थिएटर कमांड्स बनाए हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की पहली कंट्री है जिसने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम बनाया था, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के पास 6 थिएटर कमांड्स है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स है। फाइन। ऐसे ही रशिया भी है और रशिया के पास 4 थिएटर कमांड सिस्टम्स है। फाइन। और रशिया ने यह 2008 में रिसेंटली शुरू किया। चाइना ने भी कर लिया है, अब इंडिया की बात है, इंडिया को भी करना चाहिए। फाइन। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग थिएटर कमांड्स। अब इसकी नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चंस होते हैं मेंस के। फाइन। इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेन जो आपका कॉन्सेप्ट था, करंट था, वो मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके, एमसीक्यूज में, एआरसीएस में, केएस में, यहीं से सवाल आ जाएंगे। तो ये चेंजिंग नेचर इसका, अब देखिए, अब ये करने की जरूरत क्यों है, फिर मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये करने की जरूरत इसलिए है बिकॉज वॉरफेयर का सिस्टम बदल रहा है। अब ये पुराना नहीं है कि आप घोड़े पे जाएंगे या आप जो है जंग करेंगे, करगिल में जंग हो गया तो वैसे जंग हो। अब ये जमाना गया वैसे। अब जो है हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है, साइबर वॉरफेयर हो रहा है, स्पेस वॉरफेयर हो रहा है। फाइन। हो सकता है, आई मीन टू से, तो ऐसे चेंजिंग नेचर जो वॉरफेयर का है, इसीलिए हमें अपने डिफेंस फोर्सेस को इंटीग्रेट करने की जरूरत है ताकि हम बेटर एंगेज कर सके अगर कोई ऐसा मिसहैप होता है। एंड लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर एक्चुअली प्रेडिक्टिंग अ न्यूक्लियर वॉर दैट इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग डेकेड। तो इस डेकेड में कहा जाता है दैट द वेस्टर्न फोर्सेस एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो है, दैट माइट कुछ तो कहते हैं कि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में ही होगा, बट गॉड नोज बेस्ट। तो ये कहा जाता है कि इन इन दिस इन दिस पर्टिकुलर डेकेड जिसमें हम अभी है, टिल 2030 एंड 32, कहा जाता है कि एक बड़ा वॉर हो सकता है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, दैट इज बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड यूनाइटेड स्टेट्स मे ट्रिगर दिस वॉर अगेंस्ट रशिया बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज फेड अप विद चाइना एक्चुअली। और चाइना और रशिया की जो आपस में इतनी ज़्यादा उनके बीच में जो कनेक्शन है, सो दैट इज़, वो यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत खटकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, या फिर आपका इसराइल हो, नाउ दीज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी कंट्रीज हैं नाटो, वो मे बी वो अटैक करे रशिया पे, एंड देन रशिया एंड चाइना मिलकर रिटेलिएट करेंगे। एंड उस वक्त इंडिया का रोल क्या होगा, ये देखा जाएगा। बिकॉज इंडिया का ट्रेडिशनल जो स्टैंड पॉइंट था वो यही था कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, वी विल नॉट फेवर द वेस्ट नॉर द ईस्ट, हम दोनों के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे। दैट वाज द बेस्ट सिनेरियो फॉर इंडिया। जब अगर हमारा चाइना और रशिया के साथ भी ठीक ठाक है और अमेरिका के साथ भी ठीक ठाक है, देन मे बी कि हम इस वॉर से बच पाए। बट बिकॉज ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इट इज़ हेविली इंक्लाइंड towards United States and not towards the East, that is the Russia and the China. इसकी वजह से we might align with the United States and then
there might come a big destruction in the world, because अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो गए, then it will become the earth won't be habitable. बहुत सारे regions habitable नहीं रहेंगे. So this is what the political scientists are predicting in this particular decade. So आने वाले 5-10 साल में काफी कुछ हो सकता है. So better be ready for that. उसके बाद हम देखेंगे improved resource efficiency, बेटर प्रोक्योरमेंट, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी. जब इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी. रिफॉर्म्स इन द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज. जब नेबरिंग कंट्रीज ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, तो हमें भी करने की जरूरत है. फाइन. चैलेंजेस क्या होंगे, इसमें चैलेंजेस देखने की जरूरत है. तो ये मोरलेस मेंस का टॉपिक है, ये आप स्किप कर सकते हो. ये आपका कंक्लूजन होता है जो हम आंसर में वहां पे लिखते हैं, वे अहेड, ये भी आप देख सकते हो. You can go through it quickly. Then we have environment, very important topic. Environment आपका नो डाउट उन्होंने नहीं लिखा है, बट इसमें बहुत करंट कमाल के टॉपिक्स है जो आपको याद रखने की जरूरत है. नाउ पहला ही टॉपिक है आपका ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, GEP. नाउ आपने पढ़ा होगा, मैंने इकोनॉमी में पढ़ा है आपको, GDP का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, GNP का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फाइन, NDP, NNP का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है GEP. जब मैंने GDP आपको पढ़ाया था, GDP की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर. याद है? तो ये हो गया आपका GDP. तो GDP यानी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मनी वैल्यू. फाइन. तो क्या इस GDP में जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, और उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर लिया, अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया, तो अगर हमने ये सारी चीजें की है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या वो GDP में रिफ्लेक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं. GDP एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस नहीं करता है. GDP सिंपली मटेरियल कंसिडरेशन देखता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसका मनी वैल्यू कितना है. अब एनवायरमेंटल कंसिडरेशन करने के लिए हमने ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे. तो ग्रीन GDP में हमने क्या किया था? ग्रीन GDP कॉन्सेप्ट में हमने ये कहा कि हम ये देखेंगे कि ये जितने भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कितना एनवायरमेंटल लॉस हुआ है. फिर इस लॉस को हम मॉनेटरी एक वैल्यू देंगे. सपोज 100 करोड़ का लॉस हो गया, और यहां से मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए वो 1000 करोड़ थे, तो 1000 करोड़ में से 100 करोड़ माइनस किया जाएगा, तो मेरा जो GDP होगा वो 900 करोड़ का होगा. ये है मेरा ग्रीन GDP. तो ग्रीन GDP में हम क्या करते हैं? हम डिडक्ट करते हैं एनवायरमेंटल लॉसेस. अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो उत्तराखंड ने उत्तराखंड लेकर आया है सामने. And Uttarakhand is the first state in India to come up with this system, and that is the gross environment product. अब इसमें फर्क क्या है? आपका ग्रीन GDP क्या देखता है? ग्रीन GDP देखता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और उसकी प्रोडक्शन की वजह से कितना एनवायरमेंटल लॉस हुआ, उसको सब्ट्रैक्ट करो, तब जाके आपको ग्रीन GDP मिलेगा. अब ये है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट. ये कहता है कि मैं जितना भी GDP प्रोड्यूस करता हूं, मैं जो भी प्रोडक्शन करता हूं, मैं जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मैं जितना भी मनी क्रिएट करता हूं, मैं जितनी भी वेल्थ क्रिएट करता हूं, उसमें एनवायरनमेंट का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, यानी एनवायरनमेंट की वजह से मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाता हूं अपने नेशनल इनकम में. फाइन. वो बनेगा मेरा ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट. फाइन. तो इसमें हम लॉसेस नहीं देखेंगे, इसमें हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि मेरा GDP में, नेशनल इनकम में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है फ्रॉम द एनवायरमेंटल सोर्सेस. तो इसमें हम देखेंगे रिसेंटली क्या हुआ है. अब आपने देखा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? जून 5 को. तो जून 5 आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है. क्वेश्चन आ सकता है. तो उत्तराखंड ने इसी दिन पर, उत्तराखंड इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बनती है जिसने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया. फाइन. वाइल कैलकुलेटिंग GDP, उन्होंने GDP कैलकुलेट किया, उसके बाद उन्होंने GEP भी कैलकुलेट किया. तो GEP में उन्होंने क्या क्या देखा? देखिए, इसमें उन्होंने कहा
कि हमारे पास जो 4 क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, ये सारे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, ये सारे अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं किसी नेशनल इनकम में, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल जो है वो ऑटोमेटिकली रिटेन करती है, वो ऑटोमेटिकली पहले जब उसमें एक क्रॉप होता है, फिर उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाए तो धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिएंट की कैपेबिलिटी बढ़ती है। हमारे एनवायरनमेंट में पॉलिनेशन होती है, हमें जो है रिक्रिएशन से यानी अच्छी सीनरी देखकर हमें मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होती है। वाटर प्यूरिफिकेशन नेचुरली होता है, वो करने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट रेगुलेशन, एयर प्यूरिफिकेशन हमारे प्लांट्स करते हैं। ये सारी चीजें, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है, सॉइल रिटेंशन है, सैंडस्टॉर्म प्रिवेंशन है, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में, रिक्रिएशन में, टूरिज्म में, हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर में, ये सारी चीजें आपको मिलती है। अब ये आपको इसी एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल से मिलती है। अब ये सारी चीजों को हम मॉनेटरी वैल्यू असाइन करेंगे, यानी हम इनको पैसों में देखेंगे कि इससे हमें कितना फायदा हुआ है। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से हम देखेंगे कि कितना ज्यादा आपने मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट किया है। फाइन। और जब हम इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखेंगे इन नेचुरल रिसोर्सेज की उत्तराखंड के अंदर, तो हमें वहां से मिलेगा ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट। फाइन। तो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज would determine the gross environmental product of Uttarakhand. Fine. So environmentalists estimate that उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड नेशन के इनकम में अपने बायोडाइवर्सिटी से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? 95,000 करोड़, यानी 95,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन होता है उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी से टू द नेशनल इनकम। तो ये 95,000 करोड़ है क्या असल में? इट इज द ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड। फाइन। तो ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को की डेफिनेशन क्या है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल इकोसिस्टम सर्विसेज, और फाइनल इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको? ह्यूमन वेलबींग को, इन अ रीजन एनुअली, वो है आपका ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन में कितना इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होगा वही आपका जीईपी होता है। फाइन। ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट। फाइन। इट इंडिकेट्स द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। इट इंडिकेट्स ओवरऑल हेल्थ। जब आप इन तीनों चार में देखेंगे, सॉइल में देखेंगे, एयर में देखेंगे, वाटर में देखेंगे, फॉरेस्ट में देखेंगे, फिर इसकी हेल्थ देखेंगे, और हेल्थ से ही आपको समझ आएगा कि आपकी इन सर्विसेज का क्या हाल है। फाइन। तो जीईपी जो है, ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, अगर कम होगा तो हमें समझ आएगा कि हमारा या तो फॉरेस्ट कवर अच्छा नहीं है, या तो एयर पोल्यूट हो गया है, या तो वाटर पोल्यूट हो गया है, या तो सॉइल हमारा इरोड हो चुका है। तो जीईपी जितना ज्यादा होगा तो ये इंडिकेशन है कि फॉरेस्ट कवर भी अच्छा है, सॉइल में भी अच्छी है, एयर क्वालिटी भी अच्छी है, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्विंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा है जब जीईपी अच्छा होगा। तो जीईपी असल में क्या है? इट्स अ प्राइम इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट कवर, सॉइल इरोजन, एयर क्वालिटी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर वाटर। फाइन। अनलाइक ग्रीन जीडीपी, तो ग्रीन जीडीपी में क्या होता था? उसमें आप डैमेज लॉस जो है वो डिडक्ट करते थे, लेकिन जीईपी में क्या करते हैं? जीईपी में देखते हैं क्या हमारे पास जो ये इकोसिस्टम सर्विसेज है, हमारे पास जो ये नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, इन्होंने हमें कितनी कंट्रीब्यूशन दिया और इसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, वो हमारा जीईपी का कॉन्सेप्ट है। फाइन। नीड फॉर जीईपी क्यों है भाई? बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ ही डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट कुछ और है। फाइन। तो जीईपी की वजह से सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसा मिलेगा। अगर आपको ढेर सारा करोड़ों रुपया का पैसा, आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है काफी ज्यादा, आपके पास करोड़ों रुपया भी है लेकिन आप अपने बाग में टहल नहीं सकते पोल्यूशन की वजह से, तो वो आपकी डेवलपमेंट नहीं होती है। नो डाउट आपकी ग्रोथ तो हुई है, आपके पास पैसा आया है, पर डेवलपमेंट नहीं है। फाइन। आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास मर्सिडीज भी है, रोल्स रॉयस भी है, आपके पास 5 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं सड़क पे खड्डे हैं, और सड़क पे खड्डे तो छोड़ो बाहर, लेकिन ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, आप गाड़ी नहीं चला पाते, तो आप देखो कितना मेंटल स्ट्रेस डेवलप होगा आपके ऊपर। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट नहीं है, ये ग्रोथ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट ओवरऑल ओवरआर्किंग इंक्लूसिव ग्रोथ होती है जिसमें सारे फैक्टर्स ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है। तो जीईपी भी उनमें से एक क्राइटेरिया है, एक फैक्टर है डेवलपमेंट का। ऐसे ही शॉर्ट कमिंग्स इन द ट्रेडिशनल सिस्टम, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है नेशनल अकाउंट्स का, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी निकालते हैं, उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज तो है ही नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज को तो वैल्यू ही नहीं दिया जाता। लेकिन अब जीईपी की मदद से हम ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा, उनमें जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको हम दूर कर सकते हैं। फाइन। तो ये इसकी नीड थी।
फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें इश्यूज क्या आएंगे, ये मेंस का ही सवाल है। नॉलेज गैप का इशू है कि हमें डेटा नहीं है कि कौन सी सर्विस, कौन सा इकोसिस्टम का रिसोर्सेज कितना उसका मॉनेटरी वैल्यू है, कैसे हम उसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पीपल ट्री की। पीपल ट्री क्या है? पीपल ट्री इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, इसको होली कंसिडर किया जाता है। लोग जो है रिलीजियस सर्मनीज में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी शेड के अंदर रिलीजियस सर्मनीज होती है, शादियां होती है पीपल ट्री के नीचे। अब पीपल ट्री आपका इतना ज्यादा होली ट्री है, अब इसमें इकोनॉमिक वैल्यू इसको कैसे दिया जाए? इसका तो स्पिरिचुअल वैल्यू है, तो इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू इसको देना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है जीईपी के मेथोडोलॉजी में। फाइन, तो ये है आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग जीईपी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ भी पढ़ेंगे, अदर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबली और क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे यूनाइटेड नेशन ने एक गाइड बुक हमें दी है, एक गाइड बुक हमें दी है कि आप कैसे जो हमारा नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है, आप कैसे उसमें जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी जो आपका यूनाइटेड नेशन से यूनाइटेड नेशन तो जीडीपी ही इस्तेमाल करता है, तो आप उनको उनमें कैसे आप ये नेचुरल जो हमारा कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, एनवायरमेंटल क्वालिटीज है, आप कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करोगे हमारे नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स में। उसके लिए उन्होंने एक गाइड बुक हमें दी जिसका नाम है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स, SEEA। तो ये क्या है? इट्स अ गाइड बुक बाय यूनाइटेड नेशंस, जहां पर उसने हमें इनकॉर्पोरेशन की बात की कि आप कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट करोगे ट्रेडिशनल नेशनल अकाउंटिंग, इनकम अकाउंटिंग में। चाइना भी ये कर रहा है। चाइना ने भी एनवायरमेंटल डैमेज को मेजर करने के लिए स्टडीज की है 2004 से। एक इंडेक्स बनाया जाता है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, HPI। ये हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स कौन बनाता है भाई? ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। ये याद रखना, ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन आपका हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स लेकर आता है, जिसमें यही चीज देखी जाती है, ये नेशनल वेलफेयर को देखता है विद रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी नेशनल वेलफेयर देखा जाएगा लेकिन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो एनवायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें है, ये हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स क्रिएटेड बाय ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन। ऐसे ही भूटान के अंदर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो काफी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, उसमें भी एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन को बहुत बड़ा रोल दिया गया है। तो भूटान के अंदर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, याद रखना ये चीज। स्वीडन के अंदर भी 2003 से वो लोग एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स को ले रहे हैं। उसके बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिगार्डिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। अब देखिए हमारा इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास गैसोलीन नहीं है अपना उस लेवल का जितना हमारी डिमांड है। गैसोलीन में आपका पेट्रोलियम है, फाइन, जो आपका डीजल है वगैरह जो हम यहाँ पर बनाते हैं, तो ये आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर ये आप क्रूड इंपोर्ट करते हैं, फिर वहां से फिर आपको रिफाइनरी करनी पड़ती है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है फिर जाके उसको बेचती है। फिर आपका जो है पेट्रोल और डीजल अभी कितना महंगा हो चुका है, 104 105 पहुंच चुका है। फाइन, अब इसमें हमें इंडिया को क्योंकि बार बार ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारी जो इंपोर्ट की बिल है वो काफी ज्यादा आती है। तो इंपोर्ट जब करेंगे तो डॉलर बाहर जाएगा, इकोनॉमी में पड़ा होगा आपने, डॉलर बाहर जाएगा, और जब डॉलर बाहर जाएगा तो इंडिया का फॉरेक्स कम हो जाएगा, और जब फॉरेक्स कम होगा हमारी डिप्रिसिएशन होगी और महंगाई हो जाएगी। फाइन, तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में गैसोलीन के इंपोर्ट की वजह से होती है, ताकि जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा पैसा बाहर जाएगा और हमारे पास पैसा कम रहेगा। फाइन, अब ऐसा ना हो, हम ये गैसोलीन बाहर से इंपोर्ट इतना ना करें। एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसमें ये जो गैसोलीन हम लेते हैं, जो पेट्रोलियम हम बाहर से लाते हैं, इसमें हम ऐड कर सकते हैं एथेनॉल। क्या ऐड कर सकते हैं? इथाइल अल्कोहल। क्या? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और ये हमें मिलकर जो देगा, इसको इथाइल अल्कोहल को मिलाना गैसोलीन में, इसी को हम कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। क्या कहते हैं? एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब आप बोलेंगे आप गैसोलीन में, पेट्रोलियम में या डीजल में इथाइल अल्कोहल क्यों डालेंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप पेट्रोल को बर्न करते हैं या कंबस्ट करते हैं अपने पेट्रोल इंजन में, अपने गाड़ी में, तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से वहां पर
काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस बाहर आते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है। लेकिन अब अगर हम इसी पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो इसकी वजह से अब कंप्लीट कंबशन हो सकती है, बिकॉज ये जो इथाइल एथेनॉल हम इस्तेमाल करेंगे, इट हैज़ टू बी 99% प्योर। अब ये कंप्लीट कंबशन जब होगा, इसकी वजह से इतने ज़्यादा हार्मफुल गैसेस बाहर नहीं आएंगे। तो इससे दो फायदे होंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग से। पहला फायदा ये होगा कि हमें अब ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने बाहर से 100 लीटर इंपोर्ट किया, यहाँ पर उसमें 20 लीटर एथेनॉल डाल दो, 120 लीटर का आपको मिल जाएगा फ्यूल, ठीक है। तो आपका जो है इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, तो आपके पास पैसा बचेगा। दूसरा, जो आप पेट्रोलियम बर्न करते थे, उससे जो एनवायरनमेंट इफेक्ट होता था, उससे भी आपका नुकसान होता था। इसीलिए हमने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा हमारे एनवायरनमेंट को। फाइन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में। यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, चाइना ने भी इस्तेमाल किया, इंडिया ने अब इसमें शुरू किया इसको करना। तो हमारे पास इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग में हमने जो डेडलाइन शुरू की थी, तो हमने कहा था कि हम अपने फ्यूल में, अगर हमारे पास 100% फ्यूल है, इस 100% में हम 20% एथेनॉल ऐड होना चाहिए हमारा, यानी 80% आपका नॉर्मल गैसोलीन हो और 20% आपका एथेनॉल हो। तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। इसका मतलब E20 की बात हो रही है। E20 का क्या मतलब है? एथेनॉल कितना होना चाहिए? 20%। तो उन्होंने कहा कि आप एथेनॉल ब्लेंडिंग जब करेंगे अपने गैसोलीन के साथ, तो वो करने के लिए आपके पास एक टाइमलाइन है, 2030 तक आपको ये अचीव करना है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। ये 2030 तक उन्होंने इनिशियल टारगेट रखा था, लेकिन जब हमने अपनी हालत देखी, अपने पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है, तो हमने कहा 2030 का हम इंतजार नहीं कर सकते, इसको 5 साल पहले ही लाना पड़ेगा। अभी जो टारगेट है वो 2025 का है, यानी 2025 तक इंडिया को 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करनी पड़ेगी। ये था रिसेंटली न्यूज में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टारगेट को, 20% के एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2030 से हटाकर 2025 पर ही ले आए, ठीक है। दिस वाज द न्यूज। अब हम थोड़ी हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बाहर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रोड मैप दिया। उस कमेटी ने, एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसने एक रोड मैप दिया कि हम कैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सबसे पहले हम 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करेंगे। कब तक? अप्रैल 2022 तक, यानी अगले साल अप्रैल तक 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग हम करेंगे अप्रैल 2025 तक, ठीक है। तो ये रोड मैप दिया गया इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कि 10% की करेंगे अचीव 2022 तक और 20% की अचीव करेंगे 2025 तक। ओके, उसके बाद एक सेकेंड उसके बाद उससे पहले भी हमारे पास एक पॉलिसी आई थी, नेशनल, चलो वो मैं नीचे पढ़ाता हूँ। पहले हम यहाँ देखते हैं बायो एथेनॉल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड कौन कौन कंट्री करती है ये बायो एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है? यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा करता है 57%, उसके बाद ब्राजील करता है 27%, यूरोप करता है 6%, चाइना 3%, इंडिया 2%, कनाडा 2% और अदर्स 3%। तो आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल प्रैक्टिस है और हमें भी इसको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं टाइमलाइन, कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग का सिस्टम इंडिया में कब से शुरू हुआ। सबसे पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसको हम EBP कहते हैं, ये असल में इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2003 में। 2003 में किसने इंट्रोड्यूस किया? क्वेश्चन में आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ही मिनिस्ट्री हो सकती है और कोई मिनिस्ट्री नहीं हो सकती, बिकॉज ये पेट्रोलियम के रिलेटेड ही है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में शुरू होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म शुरू करता है, यानी गवर्नमेंट एथेनॉल का प्राइस जो है एडमिनिस्टर करता है खुद से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म 2014 में एथेनॉल पर शुरू किया जाता है। और 2018 में एक पॉलिसी आती है जिसका नाम है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। और इस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में कुछ चीजें बताई गई थी, जहां जैसे इसमें उन्होंने क्या बताया नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में यह बताया गया कि हम 2030 तक इस पॉलिसी में कहा गया कि हम 2030 तक 20% की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, और 5% की ब्लेंडिंग करेंगे डीजल में,
ठीक है। तो डीजल में 5% होनी चाहिए और पेट्रोल में 20% होनी चाहिए। ये कब की पॉलिसी है? 2018 की। जब उसमें उन्होंने क्या कहा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में, 2018 की पॉलिसी में, कि 2030 तक 20% ब्लेंडिंग पेट्रोल में, 5% ब्लेंडिंग डीजल में। लेकिन इसको फिर चेंज किया गया और करंटली क्या कहा जा रहा है? अभी कहा जा रहा है 2025 तक अब हमारा 20% ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में और 10% ब्लेंडिंग होगी आपके डीजल में। फाइन, आपके डीजल में। तो दैट इज योर डीजल। तो ये हो गया 2025 तक, जो रिसेंटली अभी करंटली न्यूज आई है। फाइन, उससे पहले 2030 रखा था इन्होंने, अभी 2025 रखा है। ओके। अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए आपने फ्यूल लाया, उसमें एथेनॉल ऐड किया, पेट्रोल ऐड किया, तो अब आपके पास गैसोलीन गैसोलीन और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गैसोहॉल। क्या कहते हैं? गैसोहॉल, यानी इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन मिलाकर। तो गैसोहॉल जो अब आपको फ्यूल मिला, अब ये फ्यूल जलाने के लिए आपके पास जो व्हीकल्स होने चाहिए वो अलग होने चाहिए। ये नॉर्मली उन व्हीकल्स पे तो नहीं चलेगा, उन इंजन्स पे तो नहीं चलेगा, यानी आपको अपने इंजन्स भी क्या करने पड़ेंगे? अपग्रेड करने पड़ेंगे। ऐसे फ्यूल को जलाने के लिए आपको अपने इंजन्स भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। फाइन, इंजन्स भी आपके कंपैटिबल होने चाहिए। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसी में कहा कि हम इन इंजन्स को, इन व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो E20 मटेरियल से कंप्लाइंट करे, यानी जो 20% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से कंप्लाइंट करे, यानी जो 20% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को जला सके, इस्तेमाल कर सके। तो ये इंट्रोड्यूस कब होगा? 20% वाले फ्यूल के लिए इंट्रोडक्शन होगा अप्रैल 2025 में और 10% वाले पे इंट्रोडक्शन होगा 2023 में। ठीक है, तो 10% फ्यूल जलने लगेगा 2023 के इंजन्स में और 20% वाला फ्यूल जलने लगेगा 2025 के इंजन्स में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर इसके लिए अब ये एथेनॉल जो है ये प्रोडक्शन असल में होती कहाँ से है? चलो मैं यहाँ पर था, पहले मैं ये बता दूं। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी मैंने बता दी आपको 2018। फिर 2020 में नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है, NBCC, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। वो ये कहता है कि एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए मैं शुगर केन जो आप इस्तेमाल करते हो, शुगर केन से हम एथेनॉल बनाते हैं। आप साथ साथ शुगर केन बेस्ड मटेरियल जो है, चाहे आपका शुगर केन जूस है, शुगर सिरप है, बाकी का शुगर है, जो आप यहाँ से शुगर निकालते हैं, वैसे ही आप शुगर केन का इस्तेमाल कर सकते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। साथ में इस कमेटी ने यह भी कहा कि हम एथेनॉल प्रोडक्शन राइस से भी शुरू कर सकते हैं। जो हमारे पास फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके पास जो राइस, बचा कुचा राइस है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, उस राइस का इस्तेमाल आप कर सकते हो फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। सिर्फ राइस का ही नहीं बल्कि मेज का भी। ठीक है, तो राइस, मेज, शुगर केन क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से किसका इस्तेमाल होता है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, आप शुगर केन, राइस और मेज तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन इन इंडिया। उसको फिर एथेनॉल जब प्रोड्यूस कर लिया आपने, उसको कहां पर रखेंगे? डिस्टिलरीज में रखेंगे, स्टोरेज में रखेंगे। और वो स्टोरेज फैसिलिटीज खोलने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इंटर सबवेंशन स्कीम भी लॉन्च की 2021 में। इंटर सबवेंशन स्कीम क्या होती है? इंटर सबवेंशन स्कीम होगी, आपको कोई फैसिलिटी खोलनी है, आपको उसके लिए लोन चाहिए आपको 100 रुपए का, और बैंक आपको बोलता है मैं 100 रुपए का लोन दूंगा 10% के इंटरेस्ट पे, और गवर्नमेंट आपको बोलती है आप फैसिलिटी खोलो, 100 रुपए ले लो, इस 10% के इंटरेस्ट रेट में 5% मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। या फिर गवर्नमेंट सीधे बोलेगी इंटरेस्ट मैं भर दूंगा, या गवर्नमेंट बोलेगी इंटरेस्ट मत भरना, आप सीधे पैसे ले लो। ठीक है, ये सारे इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में अलग अलग क्राइटेरियाज है किस बेसिस पे गवर्नमेंट फायदा दे सकती है, ताकि गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा खोली जाए, वहां पे स्टोरेज हो एथेनॉल की, फिर वहां पे ब्लेंडिंग शुरू हो जाए। फाइन, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। और ये इंडिया में जो डिस्टिलरीज है जहां पर ये स्टोर किया जाता है, वो कौन देखता है? कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यही टॉपिक्स है, यही लाइंस है जहां से MCQs आते हैं। सो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका क्या देखता है? इट इज नोडल डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ डिस्टिलरीज इन द कंट्री। फाइन, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? इससे पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कंप्लीट कंबशन की वजह से पोल्यूशन कम होगा। इससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं निकलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट भी आएगा, क्योंकि अब हम उतना इंपोर्ट नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि अगर ये जो E20 वाला प्रोग्राम है कि 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे हम, ये करने की वजह से इंडिया को हर साल
हर साल 30,000 करोड़ का फायदा मिलेगा। जो इंडिया बाहर से 30,000 करोड़ का फ्यूल लाता था वो कम हो जाएगा, यानी $4 बिलियन का इंडिया को फायदा मिलेगा हर साल। ठीक है, सो फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि इस साल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ऑयल कंपनीज को जो एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी ब्लेंडिंग के लिए, वो लगभग 10 बिलियन लीटर्स है। ठीक है, 10 बिलियन लीटर्स कितना हो गया, 1,000 करोड़ लीटर की जरूरत है एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग करने के लिए। और इससे फार्मर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि फार्मर जो है शुगर केन, राइस एंड मेज प्रोड्यूस करेगा, जिसको फिर ये कंपनी से जाके ब्लेंडिंग शुरू करेंगी। फाइन, तो इंडिया का कमिटमेंट भी पूरा हो जाएगा जो क्लाइमेट चेंज के लिए उसने किया था पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, कि 2030 तक इंडिया जो है अपने कार्बन एमिशंस भी 35% कम करेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ 2005। फाइन, उसके बाद रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इस पर्टिकुलर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इंडिया में बायो एथेनॉल की प्रमोशन के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए। पहले पीएम जीवन जीवन का क्या मतलब है, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। पीएम जीवन आपको बस याद रखना है। पीएम जीवन किसके लिए लिया गया है, बायो एथेनॉल की प्रोडक्शन या प्रमोशन के लिए, जिसमें इन्होंने बायो रिफाइनरीज बनानी है, 12 कमर्शियल रिफाइनरीज और 10 डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर द सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास। फाइन, तो ये हो गया पीएम जीवन भी इसी के रिलेटेड है। इसमें ज्यादा आपको स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाना है, ये आईएएस में भी नहीं आएगा, बट आपको बस याद रखना है पीएम जीवन किसके रिलेटेड है। फाइन, ऐसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिसेंटली 8,000 करोड़ की मॉडिफाइड स्कीम लेकर आए हैं, जहां पर वो एथेनॉल डिस्टिलरीज को जो है के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेकर आएंगे। पायलट प्रोजेक्ट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया था पुणे में, जहां पर उन्होंने E100 की डिस्पेंसिंग स्टेशन 3 जगह पर पुणे में खोली थी। तो पायलट प्रोजेक्ट भी इसका शुरू हो चुका है। तो इसके लिए जो मैं आपको बोला था, इसके लिए अलग से व्हीकल्स की जरूरत होती है, बिकॉज ये आपके ट्रेडिशनल व्हीकल्स पे काम नहीं करेगा एथेनॉल बेस्ड फ्यूल। तो इसके उन व्हीकल्स को हम कहते हैं FFV। FFV क्या हो गया, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। क्या कहते हैं इसको, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है, ये ऐसे व्हीकल्स है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे ब्राजील में उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल शुरू कर लिए हैं, और उन गाड़ियों के पास, उन व्हीकल्स के पास ऑप्शन होता है कि वो नॉर्मल गैसोलीन का फ्यूल डालें अपनी गाड़ी में, या फिर एथेनॉल का फ्यूल अपनी गाड़ी में डालें। तो वो स्विच कर सकते हैं एक जगह से दूसरी, एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल में, और उससे उसका कॉस्ट भी बढ़ता है। तो इंडिया में भी गवर्नमेंट का प्लान है इसी साल अक्टूबर में, जो आने वाला अक्टूबर है, उसमें इंडिया का प्लान है कि हम भी अब गाइडलाइंस इशू करेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए, जिसमें हम एथेनॉल की एथेनॉल फ्यूल की इस्तेमाल के लिए ये व्हीकल्स बनाने की बात करेंगे। फाइन, सो दैट इज योर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। बाकी आपका जरूरी नहीं है पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्लेशियर लेक्स पढ़ेंगे, ये वगैरह जो आया है। अभी इतना ही, थैंक यू सो मच। अभी मैं आहिस्ता जा रहा हूँ, फाइन, सो दैट आप मेरी पेस के साथ थोड़ा अडेप्ट कर सके, वरना आई कुड क्विकली गो थ्रू दिस एज वेल, बट मैं नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पेस के साथ थोड़ा पहले अडेप्ट कर लो, और फिर जो है मैं अपनी पेस बढ़ा लूंगा, बिकॉज हमें बहुत 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 ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। जितना करंट अफेयर हो पाएगा उतना मैं कराऊंगा आपको। सो जस्ट मेरी पेस के साथ आप अडेप्ट कर लो, फिर धीरे धीरे मैं आपको सिर्फ जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको खुद समझ आएगा MCQ पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और रिटन में KS वाले में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वो तो आपको देना भी नहीं है। फिलहाल आपको समझ आएगा खुद की MCQ वाला सवाल कौन सा निकल सकता है इसमें से। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।